टॉपिक जो हमने कवर करना है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में व्हाट इज अ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या चीज है? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। जो एटम्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, आपस में मिलके जिन्होंने कंपाउंड बनाया है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के बीच में, दैट इज अ केमिकल बॉन्ड। जब बॉन्ड बना तभी एटम्स ज्वाइन हुए ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स, वो आपस में ज्वाइन हुए और एक कंपाउंड बना। तो जो बॉन्ड है या केमिकल बॉन्ड है दैट इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। अब कोई भी एटम जो है वो बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि हर एक एटम जो है अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा करना चाहता है इन ऑर्डर टू बी स्टेबल। स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा या ड्यूप्लेट पूरा करना चाहेगा, और ये करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा विद अदर एटम्स। एंड ऑन दिस बेसिस जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं बिटवीन द एटम्स। फर्स्ट टाइप जो केमिकल बॉन्ड है दैट इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तो इसका एग्जाम्पल है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे सिंपल और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ NaCl। सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है इज 11, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281 281। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में प्रेजेंट उसको लूज करना चाहेगा और लूज करेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और ऑक्टेट क्यों पूरा करना चाहता है? क्योंकि स्टेबल होना चाहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक, तो Na का क्या बन जाएगा? Na का Na पॉजिटिव बन जाएगा, केटाइन बन जाएगा। और जो इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड Cl जो है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287, और ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहती है Cl। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगी, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इट विल फॉर्म Cl नेगेटिव, इसका Na पॉजिटिव इसका Cl नेगेटिव, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द केटाइन एंड द एनाइन। फॉर एग्जाम्पल NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द आयनिक बॉन्ड। अब इसको लुईस डॉट सिंबल्स की हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे Na एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Cl 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक गेन करना चाहता है ये लूज करना चाहता है, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दे विल बी फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव केटाइन एंड अब Cl के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली इन कैल्शियम डाइफ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड ओनली CaF2, कैल्शियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस F के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 7, ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो Ca का क्या बन गया? Ca2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए, और F ने गेन किए तो F नेगेटिव लेकिन ट्वाइस CaF2। सो दिस इज आयनिक बॉन्ड।
कैल्शियम 2 पॉजिटिव और F नेगेटिव्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो इसके बाद आयनिक बॉन्ड का बनना किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। फैक्टर्स ऑन विच the formation of ionic bond depends, factors on which the formation of ionic bond depends. There are mainly three factors. First factor is ionization energy. First factor is ionization energy. Ionization energy होती क्या है? First of all, it is the minimum amount of energy or it is the amount of energy जो देनी पड़ेगी एक मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से। आइसोलेटेड होना चाहिए वो एटम और गैसियस होना चाहिए, और उसका जो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी that is known as ionization energy. So it is the amount of energy required to remove the most loosely held electron from an isolated gaseous atom. अब जितना कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतना अच्छा होगा आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। So this is the first factor, ionization energy. Second factor is electron affinity or electron gain enthalpy. So electron affinity क्या है? It is the amount of energy released. ये एनर्जी रिलीज होती है, it is the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. जैसे X है, कोई X गैसियस है, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करो तो X नेगेटिव G बनेगा और साथ में एनर्जी जो निकलेगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. So it is the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom. Third factor, अब इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, higher the electron affinity that will be more favorable for the formation of an ionic bond. Third factor is lattice energy. Third factor is lattice energy. So lattice energy क्या है? First of all इसकी definition, तो जब एक मोल किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का बनता है from its constituent gaseous ions, the amount of energy released is known as lattice energy. So lattice energy is nothing but it is the amount of energy released when 1 mole of a crystalline substance is formed from its constituent gaseous ions. जैसे NaCl सॉलिड बनेगा Na पॉजिटिव गैस और Cl नेगेटिव गैस से, जब एक मोल NaCl सॉलिड का बनेगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन दैट इज Na पॉजिटिव गैस और Cl नेगेटिव से, जब एक मोल NaCl का बनेगा जो एनर्जी निकलेगी दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी. या वी कैन ऑल्सो पुट इट अदर वे अराउंड ऑल्सो कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए क्रिस्टलाइन लैटिस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस. सो दो तरह की, 3 फैक्टर्स की हमने, 2 तो थी जो एनर्जी रिलीज हो रही हैं, तो थर्मोडायनेमिकली देखा जाए तो डेल्टा एच उनके लिए हम लेंगे माइनस में क्योंकि एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज टेकन एज नेगेटिव, और आयनाइजेशन एनर्जी जो थी दैट इज पॉजिटिव.
और जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड तभी बनता है अगर एनर्जी रिलीज हो। तो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा अगर मैग्नीट्यूड जो है लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू दी आयनाइजेशन एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इसके फैक्टर्स हैं दो जिस पे डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी आल्सो डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। एक तो है साइज ऑफ द आयंस, जितने छोटे होंगे साइज आयंस के उतना जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा आयंस के बीच में वो कम होगा। जितना कम होगा साइज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतना उस क्रिस्टलाइन लैटिस को तोड़ना डिफिकल्ट होगा, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द आयंस मोर विल बी द लैटिस एनर्जी। सेकेंड, चार्ज ऑन द आयंस, जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। बट ऑल इन ऑल तीन फैक्टर्स बताए आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए। और मैंने कहा इफेक्टिवली आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी। आफ्टर दिस we will discuss the characteristics of ionic compounds. Characteristics of ionic compounds. तो first of all इनकी state, तो they are crystalline solids. They are crystalline solids. Melting point, sharp melting points, and their electrical conductivity, they conduct electricity only in the molten and the aqueous solutions. Solid जब होंगे, purely crystalline solids जो हैं ये ionic solids, they do not conduct electricity, but in molten form या फिर in their aqueous solutions they conduct electricity. Solubility, तो we know that like dissolves like, तो इसलिए ये भी पोलर हैं, तो किसमें डिसॉल्व होने चाहिए? पोलर सॉल्वेंट्स में, सच एज वाटर में। पोलर सॉल्वेंट्स में दे आर सॉल्युबल। और सॉल्युबल कब होता है कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड किसी भी सॉल्वेंट में? सॉल्युबल तब होता है व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो लैटिस एनर्जी से तो सॉल्युबल होता है, हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम हो तो सॉल्युबल नहीं होता। So these are the characteristics: state, melting point, electrical conductivity and the solubility of ionic compounds. Next is Born-Haber cycle. Born-Haber cycle, we will discuss Born-Haber cycle by taking an example of NaCl कि NaCl कैसे बनता है। NaCl solid, 1 mole of NaCl solid will be formed from Na solid plus half Cl2 gas. तो ये डायरेक्ट जो प्रोसेस है इसके लिए लेट इट बी, जो एंथैल्पी चेंज है लेट इट बी डेल्टा एच। लेकिन जाएगा कैसे, ये बनेगा कैसे इनडायरेक्टली? तो Na सॉलिड का सबसे पहले बनेगा Na गैस, और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज इज सब्लिमेशन एनर्जी। Na सॉलिड से Na गैस, सब्लिमेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय S, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड। नाउ Na गैस का, Na positive gas, ionization energy has to be provided.
Cl2 को ब्रेक करने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी D चाहिए, हाफ Cl2 है तो इट विल बी हाफ D, दिस विल फॉर्म Cl गैस, और Cl गैस का Cl नेगेटिव गैस बनाएंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, तो माइनस में लिया मैंने इसको। नाउ एक मोल Na पॉजिटिव गैस का और एक मोल Cl नेगेटिव गैस का, व्हेन दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ NaCl सॉलिड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेप विल बी लैटिस एनर्जी, दैट विल आल्सो बी रिलीज्ड। तो ये स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है, और डायरेक्ट प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा एच, और डेल्टा एच शुड बी इक्वल टू एस प्लस आई ई प्लस हाफ डी प्लस दिस एंड प्लस दिस, एंड दिस इज बॉर्न-हेबर साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब न्यूमेरिकल आ जाए इसके बेस पे, तो यू हैव टू यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड में बनाना पड़ेगा कि NaCl कैसे बनेगा, और NaCl का अगर केस आता है आपको अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर दैट डेल्टा एच जो है डायरेक्ट प्रोसेस के लिए दैट विल बी इक्वल टू एस प्लस आई ई प्लस हाफ डी, डी इज डिसोसिएशन एनर्जी, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी minus lattice energy. This you have to remember in case of NaCl. So this was Born-Haber cycle, and after this we come to second type of chemical bonds. Ionic bond हमने discuss किए, and second type are covalent bonds. Now we come to second type of chemical bonds. They are covalent bonds. कोवलेंट बॉन्ड क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। शेयरिंग जब होती है दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की, तो टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल वी हैव CH4, तो कार्बन के पास देखिए जो सेंट्रल एटम है, इसके पास वी हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसको ऑक्टेट पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने स्टेबल होने के लिए, और ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस ना तो ये लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, ना गेन कर सकता है, बट इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे 4 हाइड्रोजन्स के साथ ये शेयर कर रहा है, ये मैं क्रॉस वाले जो बना रहा हूं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट पूरा करना था, 1 इलेक्ट्रॉन था उसके पास, तो ये पूरा हो गया, ये भी हो गया, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट एंड दिस इज ऑल्सो कंप्लीट। एंड एज फार एज कार्बन इज कंसर्न्ड, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना था, 4 इसके पास थे, अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इसने शेयर किए ऐसे करके विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, और दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बने हैं, ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लाइन से। दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स। नाउ आफ्टर दिस कुछ एग्जांपल्स करेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए। फॉर एग्जांपल O2, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को ऑक्टेट पूरा करना है, दोनों को 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर कर लिए और ये वाले ऐसे को शेयर हो गए, और दिस इज शेयरिंग टेकिंग प्लेस बिटवीन दीज 2 एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, और ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बीच में, क्योंकि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बन जाएगा ऐसे करके, रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइंस, दिस इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। Next is example of triple covalent bond in case of N2, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5,
दूसरी नाइट्रोजन के पास भी वी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 चाहिए दोनों को ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये यहां से ले लेगा और ये यहां से ले लेगा, दोनों का काम हो गया, शेयरिंग कर ली इन्होंने। और देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिनका जो शेयरिंग हो रही है, इसलिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, like this. So covalent bonds are nothing but these are the bonds formed between the atoms of same element or different elements by sharing of electrons between the atoms. Next we come to valence shell electron pair repulsion theory, which is very important. वेस्पर थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले एक चीज ज्योमेट्री में आपको बताना चाहूंगा, ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या है। जो एटम्स हैं सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज्ड, उनका एक पर्टिकुलर डिस्पोजिशन होता है स्पेस में, एक पर्टिकुलर वे में स्पेस में अरेंजमेंट होगी एटम्स की अराउंड द सेंट्रल एटम। और जो अरेंजमेंट है ऑफ द एटम्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और अराउंड द सेंट्रल एटम, दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज नोन एज ज्योमेट्री ऑफ दैट मॉलिक्यूल और द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल। और वेस्पर थ्योरी की हेल्प से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की हेल्प से वी कैन प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके अराउंड जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करना चाहेंगे अराउंड द सेंट्रल एटम सो दैट उनके बीच में रिपल्शंस जो हो मिनिमम हो। क्योंकि रिपल्शंस की वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही है, मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए वो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, वो आपस में इस हिसाब से अरेंज होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम सो दैट उनके बीच में रिपल्शंस आर मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने दिया था वेस्पर थ्योरी का, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब देखिए ज्योमेट्रीज कैसे प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एटम मान लीजिए ए है, इसके अराउंड 2 बॉन्ड पेयर्स हैं ऐसे, एक बी के साथ इस साइड को, एक इस बी के साथ। तो वेस्पर थ्योरी कहती है ये आपस में रिपल्शंस कम करने के लिए कैसे अरेंज होंगे 180 डिग्रीज पे, क्योंकि रिपल्शन तभी मिनिमम हो सकती है कि अगर एक बॉन्ड पेयर इस साइड हो और एक इस साइड हो और इनके बीच में जो एंगल हो दैट शुड बी 180 डिग्रीज और लीनियर ज्योमेट्री होगी। अगर सेंट्रल एटम के अराउंड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो दैट मॉलिक्यूल विल हैव लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर शेप होगी। सिमिलरली अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड सेंट्रल एटम ए, तो ये कैसे अरेंज होना चाहेंगे सो दैट मिनिमम रिपल्शन हो इनके बीच में, इस तरह से अरेंज होंगे। एंड दिस इज एंगल विल बी 120 डिग्रीज ईच, 120 डिग्री एंगल होगा। और दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्रायगोनल प्लेनर। Trigonal planar geometry. And if we have 4 bond pairs of electrons या 4 electron pairs around the central atom, then that will be tetrahedral geometry होगी। 3D में है ये, और एंगल बिटवीन these bond pair of electrons will be 109 degrees 28 minutes। तो ऐसे करके है जैसे ये बीच में A है और 4 B कैसे हैं इसके अराउंड, एक ऐसे को, एक इस साइड को, एक ऐसे मेरी साइड को, एक ऊपर को।
तो दिस इज 3D अरेंजमेंट। चारों जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं या जो एटम्स हैं, ये 2D में दिखाया गया है। वैसे ये आपकी साइड को ऐसे को, एक ऐसे को है, एक पीछे को है, एक ऊपर को है। 109 डिग्री 28 मिनट्स इज द एंगल एंड दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो अराउंड द सेंट्रल एटम, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे को अरेंज होंगे। एक तो ट्राइंगल होगा ऐसे बीच में, और एक ऊपर को, एक नीचे को, और ऐसे ज्वाइन करें। देखिए सारे ऐसे ऊपर को, ये यहां से इसको ज्वाइन करें, उस साइड को ऐसे ज्वाइन करें, ऐसे ज्वाइन करें, तो पिरामिड बन रहा है। ऊपर को, नीचे को भी पिरामिड बन रहा है, बीच में ट्राइंगल है, तो दिस इज ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। ये जो बॉन्ड्स हैं दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। जैसे अर्थ में इक्वेटर होता है अर्थ के बीचों बीच, वैसे ये इक्वेटोरियल प्लेन है। ये ऐसे को है टुवर्ड्स यू, ऐसे को इस प्लेन में है सारे मॉलिक्यूल, ये वाले एटम्स बी वाले, एक ऊपर एक नीचे, तो दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। और ये जो बॉन्ड्स हैं दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो हैं एक्सियल बॉन्ड्स, दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। और ये वाले दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में आपस में बॉन्ड एंगल जो है दैट इज 120। और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो भी आप देख लीजिए, चाहे जो मर्जी इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड देखिए, 90 डिग्रीज विल बी द एंगल। तो 90 डिग्री इनके बीच में और इक्वेटोरियल में आपस में 120 डिग्रीज, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री। और ये तब आएगी अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो अराउंड द सेंट्रल एटम। नेक्स्ट वी हैव, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। Like this is octahedral geometry. And all the bond lengths are same in this case. All the bond angles are 90. सारे bond angles जो हैं they are 90 degrees. All the positions are equivalent. All the positions are equivalent. और अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो we have pentagonal bipyramidal. सेवन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ऊपर को पिरामिड बन रहा है, नीचे को पिरामिड बन रहा है, और बीच में पेंटागन है ये, तो पेंटागनल बायपिरामिडल। So on the basis of this we will discuss geometries of certain important molecules. जैसे we have BeF2, तो कौन सी ज्योमेट्री होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी? BeF2, तो बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन शो किए मैंने। फ्लोरीन्स के पास वैसे 7 है, एक एक चाहिए उसको, ये क्रॉस वाले फ्लोरीन्स के आगे। तो
तो वैसे बेरिलियम का यहाँ पे ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट ऐसे ही बनेगा। फ्लोरीन के पास तो ऑक्टेट हो गए, बेरिलियम के पास ऐसे शेयरिंग हुई है। तो अराउंड बेरिलियम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक इस साइड को एक इस साइड को। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड द सेंट्रल एटम बेरिलियम, तो कौन सी ज्योमेट्री होनी चाहिए? इट शुड एक्वायर लीनियर ज्योमेट्री लाइक दिस। एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड, एक इस साइड, एंगल विल बी 180 डिग्रीज। नेक्स्ट इज BF3। नेक्स्ट एग्जांपल इज BF3। सेवन इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन्स के, यहां भी फ्लोरीन के 7 और इसमें भी फ्लोरीन के 7। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे करके शेयरिंग हो जाएगी। ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, लेकिन शेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, लुईस एसिड है, इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, BF3 का B। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं अराउंड बोरोन, तो ज्योमेट्री एक्वायर्ड बाय BF3 विल बी ट्रायंगुलर प्लेनर, ऐसे करके दिस विल बी ट्रायंगुलर प्लेनर। नेक्स्ट वी कम टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। CH4 जैसे एग्जांपल पहले डिस्कस किया हमने, या CCl4। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, Cl से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे करके, और वैसे उसके पास 7 है टोटल Cl के पास। तो ऐसे शेयरिंग हुई है, ये 8 ऑक्टेट पूरा हो गया, और इस साइड Cl के पास भी ऑक्टेट पूरा हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड कार्बन? वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड कार्बन। तो ज्योमेट्री एक्वायर्ड बाय दिस विल बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लाइक दिस। CCl4 109 degree 28 minutes will be the angle between these bonds. Next is PCl5. तो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, और क्लोरीन से एक शेयर कर रहा है। यहां पे दूसरा इस वाले क्लोरीन से शेयर कर रहा है, यहां पे भी शेयरिंग, यहां पे भी क्लोरीन के साथ। तो फॉस्फोरस के राउंड कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड फॉस्फोरस। So this will acquire trigonal bipyramidal geometry. It will acquire trigonal bipyramidal geometry like this. This is trigonal bipyramidal geometry. These are equatorial bonds. These are axial bonds. And next is octahedral geometry. एग्जाम्पल इज जैसे SF6, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और एक फ्लोरीन से ले रहा है, शेयर कर रहा है। इस साइड इस फ्लोरीन के साथ, यहां पे इस फ्लोरीन के साथ ऐसे शेयरिंग होगी। और अराउंड सल्फर वी हैव 1 2 3 4 5 6
electron pairs, 6 bond pairs, so it will acquire octahedral geometry. All the bond angles and bond lengths are equivalent in case of octahedral geometry. All the bond angles and the bond lengths are equal in case of octahedral geometry, and each bond angle will be 90 degrees. Next we come to the geometry of the molecule. तो ज्योमेट्री क्या होती है मॉलिक्यूल की? ज्योमेट्री मीन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज कि क्या अरेंजमेंट है एटम्स की अराउंड द सेंट्रल एटम, दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. ज्योमेट्री जो है इट कैन बी रेगुलर एंड इरेगुलर. ज्योमेट्री जो है रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है. रेगुलर ज्योमेट्री का मीनिंग है कि जब सेंट्रल एटम के अराउंड ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड ऑल द एटम्स जो सेंट्रल एटम के साथ ज्वाइंड हैं वो एक ही एलिमेंट के हों. तो मैंने कहा रेगुलर ज्योमेट्री कब होगी मॉलिक्यूल की? जब ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम एंड जो एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम प्रेजेंट हैं वो एक ही एलिमेंट के हों, तो मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री होगी. फॉर एग्जांपल CH4, इट विल हैव रेगुलर ज्योमेट्री बिकॉज देखिए CH4 में अगर लुईस डॉट सिंबल्स बनाऊं मैं, तो क्रॉस वाले में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए? देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं और चारों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चारों के चारों एटम्स जो अराउंड कार्बन एटम हैं यहाँ पे वो एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन के हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के नहीं हैं. तो रेगुलर ज्योमेट्री में मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री तब होगी अगर ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम एंड जो एटम्स प्रेजेंट है अराउंड द सेंट्रल एटम वो एक ही एलिमेंट के हों. और सेकंड है इरेगुलर ज्योमेट्री. सो इरेगुलर ज्योमेट्री कब होनी है मॉलिक्यूल की? जब बॉन्ड पेयर्स के साथ लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हो तब भी इरेगुलर होगी, और अगर हो सकता है कि बॉन्ड पेयर्स ही प्रेजेंट हों लेकिन जो एटम्स प्रेजेंट हैं अराउंड द सेंट्रल एटम वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हों. पहले तो देखिए लोन पेयर वाला, जैसे NH3 है, NH3 में देखिए ये तो नाइट्रोजन के हो गए 5, और ये क्रॉस वाले में हाइड्रोजन के बना रहा हूं, ये तो बॉन्ड पेयर्स हो गए, ये वाले एक लोन पेयर प्रेजेंट है. तो अराउंड सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के वैसे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं. तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, और इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज पिरामिडल ज्योमेट्री. इट विल हैव पिरामिडल ज्योमेट्री. ऐसे ज्वाइन करें नीचे इसको तो एक ट्राइंगल बन रहा है और एक पिरामिड टाइप बन रहा है. दिस लोन पेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन द शेप. शेप जो है वो इन्हीं की है जो बॉन्ड पेयर्स हैं और जो एटम्स है अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम, उन्हीं की शेप होती है, उसी के अकॉर्डिंगली ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की. और एक केस हो सकता है जैसे CHCl3, इसकी भी इरेगुलर ज्योमेट्री होगी. इट विल नॉट हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल नहीं होगी बिकॉज कार्बन एटम के अराउंड एक तो हाइड्रोजन अटैच्ड है और 3 क्लोरीन्स अटैच्ड हैं. तो जो एटम्स अटैच्ड हैं विद द सेंट्रल एटम वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, इसलिए इसकी भी इरेगुलर ज्योमेट्री होनी है. तो मॉलिक्यूल्स की इरेगुलर ज्योमेट्री तब होती है अगर सेंट्रल एटम के अराउंड along with bond pair of electrons there is presence of lone pair of electrons also, and जो atoms attached हैं with the central atom वो एक element के ना हो, then the molecule has irregular geometry. Polar and non-polar covalent bonds. Polar and non-polar covalent bonds.
तो नॉन पोलर का एग्जांपल तो है जैसे H2 है, हाइड्रोजन है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का। तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल बीच में होगा दोनों न्यूक्लियाई के। अगर आप डिस्टेंस देखें इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई से इस बॉन्ड पेयर का और इस न्यूक्लियाई से इस बॉन्ड पेयर का, तो एग्जैक्टली मिडवे होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दिस विल बी नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। और एक केस देखें हम HF का, मान लीजिए। तो इस केस में ये डॉट में बना रहा हूं इस हाइड्रोजन का जो शेयरिंग हुई है, और एक क्रॉस बना रहा हूं मैं फ्लोरीन का, और शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला विल बी मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम। क्यों फ्लोरीन की साइड को होगा? बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की साइड को होगा, और इसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा फ्लोरीन पे, और हाइड्रोजन पे वी विल हैव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक तरह से ये पोलैरिटीज क्रिएट हो गई हैं, पोल्स क्रिएट हो गए हैं, और दिस इज कॉल्ड अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वैसे शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन द टू एटम्स। शेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने दिया, लेकिन इसमें due to more electronegativity of this fluorine atom, shared pair of electron is more towards fluorine atom, and due to that more electronegativity of fluorine acquires partial negative charge and hydrogen acquires partial positive charge. So this is a polar covalent bond. फिर इसके बाद पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में वी विल कम टू द टॉपिक की पोलैरिटी कैसे मेजर की जा सकती है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी कैसे मेजर की जा सकती है। मेजरिंग डिग्री ऑफ पोलैरिटी। और डिग्री ऑफ पोलैरिटी जो है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी नोन एज डायपोल मोमेंट। न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है? सबसे पहले डायपोल मोमेंट, if this is positive q charge and this is minus q charge, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है let that be a, तो डायपोल मोमेंट जो है that is equal to product of either of the charge and the distance between them, product of either of the charge and the distance between them. दिस डायपोल मोमेंट जो है दिस इज मेजर्ड इन डिबाई, इसके यूनिट्स जो है डिबाई हैं, या ऐसा यूनिट जो है कूलम मीटर्स है। इसकी जो डायरेक्शन है एरो की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विल बी इट्स डायरेक्शन। जो टेल होगी दैट विल बी एट पॉजिटिव एंड हेड विल बी टुवर्ड्स, जो टेल होगी दैट विल बी पॉजिटिव एंड हेड विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव एंड। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके जो यूनिट्स हैं दे आर डिबाई, और ऐसा यूनिट इज कूलम मीटर्स। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डायपोल मोमेंट वी कैन मेजर डिग्री ऑफ पोलैरिटी। इसकी एप्लीकेशंस देखनी है हमने, क्या एप्लीकेशंस हैं डायपोल मोमेंट की। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है, वी कैन कम टू नो अबाउट द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल।
नेचर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स हमें पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ H2, इसका जो डायपोल मोमेंट होगा दैट विल बी जीरो, क्योंकि कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी H2 में, तो डायपोल मोमेंट हैज टू बी जीरो। सो इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, अगर डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन जीरो तो मॉलिक्यूल पोलर है। फॉर एग्जाम्पल HF, it will be polar molecule. Dipole moment in this case will be greater than zero. और सेकेंड जो एप्लीकेशन है आफ्टर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, फर्स्ट में तो हमने देखा कि अगर डायपोल मूवमेंट इज ग्रेटर देन जीरो तो मॉलिक्यूल विल बी पोलर, इफ डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो देन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। सेकेंड इज कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी। कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी, जिस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ पोलैरिटी ज्यादा होगी। जैसे HF, HCl, HF, HCl, HBr, इनका अगर हम कंपेयर करें डायपोल मोमेंट तो HF का सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा फ्लोरीन, उसकी वजह से यहाँ पोल्स ज्यादा अच्छे क्रिएट होंगे, डिग्री ऑफ पोलैरिटी इसकी ज्यादा होगी HF की। तो हायर द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, हायर द डायपोल मोमेंट, हायर विल बी द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। So second application, comparison of degree of polarity, higher the dipole moment, higher will be the degree of polarity. Third application, prediction of shapes. We can predict about the shapes of the molecules or geometry of the molecule. इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, प्रेडिक्शन कैसे की जा सकती है शेप्स की। अगर तो डायपोल मोमेंट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है दैट मीन्स मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होनी है, या तो वो लीनियर होना है या बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री होनी है उसकी। फॉर एग्जांपल CO2, तो वैसे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ठीक ठाक है, पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। लेकिन जो डायपोल्स क्रिएट होंगे, दिस डायपोल पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड दिस डायपोल पॉजिटिव टू नेगेटिव, उनका मैग्नीट्यूड विल बी ऑलमोस्ट सेम ऑन बोथ द साइड्स। सो अगर डायपोल मोमेंट्स का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों साइड में, जो नेट डायपोल मोमेंट होगा, नेट डायपोल मोमेंट इन दिस केस विल बी जीरो, बिकॉज इस साइड को जो डायपोल मूवमेंट है और इस साइड को जो डायपोल मूवमेंट है दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और डायपोल मूवमेंट ऑफ CO2 विल बी जीरो। तो डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल डायपोल्स, मॉलिक्यूल्स नेट डायपोल मूवमेंट कैन बी जीरो अगर मॉलिक्यूल लीनियर है या उसकी ज्योमेट्री रेगुलर है। रेगुलर का एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल वी हैव BF3, बिल्कुल इसका वी हैव ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, एंगल जो है ये 120 हैं, सारे 120 डिग्रीज पे हैं। तो बोरोन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ को क्रिएट होगा एक डायपोल पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन ये सारे डायपोल्स जो हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट डायपोल मूवमेंट इन दिस केस विल बी इक्वल टू जीरो, नेट डायपोल मूवमेंट विल बी जीरो। तो अगर नेट डायपोल मूवमेंट जीरो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में तो इट विल हैव रेगुलर ज्योमेट्री। सिमिलरली इन केस ऑफ CCl4 आल्सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, एंगुलर डिस्पोजिशन जो है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स,
109 डिग्री 28 मिनट्स पे है और नेट डायपोल मोमेंट इन दिस केस विल आल्सो बी जीरो। वैसे तो इंडिविजुअल डायपोल्स हैं इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सी टू सी एल, लेकिन ये सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी जीरो। So this was the third application, prediction of shapes. If a polyatomic molecule का अगर नेट डायपोल मोमेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होगी, उसकी शेप जो है दैट हैज टू बी रेगुलर, या फिर उसका जो शेप है दैट हैज टू बी लीनियर। और अगर नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में इफ नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस इरेगुलर ज्योमेट्री है, बेंट शेप है या एंगुलर शेप है। फॉर एग्जांपल NH3, तो यहां पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, और यहां पे ऑर्बिटल मूवमेंट। तो नेट डायपोल मूवमेंट इन तीनों डायपोल्स का ऊपर को जा रहा है और ऑर्बिटल मूवमेंट जो है वो सारे एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। इट विल हैव अ नेट डायपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल का, न्यू विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसकी देखिए, क्योंकि इरेगुलर ज्योमेट्री है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे वैसे नाइट्रोजन के अराउंड, लेकिन इसका जो ज्योमेट्री है दैट इज नॉट टेट्राहेड्रल, इट्स ज्योमेट्री इज कॉल्ड पिरामिडल ज्योमेट्री, पिरामिडल ज्योमेट्री है इसकी। और इसमें देखिए हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन 3 डायपोल्स हैं नीचे से, ऊपर ऑर्बिटल मूवमेंट है, इसकी वजह से लोन पेयर्स की वजह से भी डायपोल है। तो सारे के सारे डायपोल्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, ऊपर को एक नेट डायपोल मूवमेंट आ रहा है, नेट डायपोल मूवमेंट विल बी ग्रेटर देन जीरो, इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ऐसे मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें नेट डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है इरेगुलर होनी है, बेंट शेप होनी है, या फिर एंगुलर ज्योमेट्री होनी है उसकी। और फोर्थ एप्लीकेशन जो है दैट इज परसेंटेज आयनिक करैक्टर। कोवलेंट मॉलिक्यूल में कुछ परसेंट आयनिक करैक्टर होगा, क्योंकि पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, एक साइड को इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है। तो परफेक्टली ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी ट्रांसफरेंस हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो मिडवे है, थोड़ा सा कोवलेंट है, शेयरिंग भी हो रही है और साथ में ट्रांसफरेंस भी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो वी कैन से दैट कि कुछ परसेंट आयनिक करैक्टर है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करैक्टर? द फॉर्मूला इज न्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड डायपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व कर रहे हो, और न्यू आयनिक कि जो डायपोल मूवमेंट होना है, अगर कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की तो कितना डायपोल मूवमेंट होगा। और दिस इज द ऑब्जर्व्ड डायपोल मूवमेंट, न्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन न्यू आयनिक into 100, this will give you the percentage ionic character of that covalent molecule. Now on the basis of this dipole moment, we have an important question. जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं NF3 and NH3, तो एग्जैक्टली सिमिलर ज्योमेट्रीज हैं वैसे तो, NF3 एंड NH3। तो इन दोनों में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए और क्यों? NF3 में और NH3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए और क्यों ज्यादा होना चाहिए? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, अभी नाइट्रोजन का, NH3 का मैंने अमोनिया का शो किया था कि हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ऐसे करके डायपोल्स का एरोज ऐसे को आएंगे और ऊपर ऑर्बिटल मूवमेंट और नेट डायपोल मूवमेंट सारे एक डायरेक्शन में ही ऑलमोस्ट, तो एक दूसरे को सारे रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होना है। लेकिन इन केस ऑफ NF3, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, NF3 में पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस। तो वैसे तो इंडिविजुअल डायपोल जो आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऐसे को नीचे को जा रहे हैं, और ऑर्बिटल मूवमेंट जो है ऊपर को है,
तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट तीनों को आएगा नीचे को आ रहा है, ऑर्बिटल मूवमेंट ऊपर को आ रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि इट विल बी ऑलमोस्ट जीरो, इसकी वैल्यू तो होगी, डायपोल मूवमेंट तो होगा इसका नेट डायपोल मूवमेंट, लेकिन इससे कम होगा। NH3 से डायपोल मूवमेंट अगर कंपेयर किया जाए NF3 का, तो NF3's डायपोल मूवमेंट विल बी लेस देन द डायपोल मूवमेंट ऑफ NH3। Next we come to Fajans rules. तो जब हम बात कर रहे हैं कि आयनिक करैक्टर आ रहा है किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में, तो कितना आएगा, किस में ज़्यादा आयनिक करैक्टर आएगा, वो पता चल सकता है विद द हेल्प ऑफ फजान्स रूल्स। फजान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था, कुछ पॉइंट्स हैं इनके। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इन पॉइंट्स को करने से पहले कि जैसे केटाइन है और एक एनाइन है, जैसे वी हैव आयनिक कंपाउंड, उसमें कितना कोवलेंट करैक्टर आएगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फजान्स रूल, दैट कैन बी नोन फ्रॉम द फजान्स रूल्स। जो केटाइन है ये एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्शन मींस अपनी तरफ खींच लेगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ऐसे को। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और एनाइन का कहते हैं कि इसकी पोलराइजेबिलिटी है, ये इट इज गेटिंग पोलराइज्ड, तो इसको कहेंगे इसकी पोलराइजेबिलिटी, और इसकी कहेंगे केटाइन की पोलराइजेशन पावर। तो केटाइन जो है वो पोलराइज कर सकता है एनाइन को, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना बीच में आ जाएगा, सॉर्ट ऑफ शेयरिंग हो जाएगी। पहले मैंने कहा एनाइनिक था, बिल्कुल आयनिक था कंपाउंड, आयनिक मींस ट्रांसफरेंस हुई है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम दिस केटाइन टू दिस एनाइन, तभी ये केटाइन बन गया, लूज किए इसने इलेक्ट्रॉन्स और उसने गेन किए, वो एनाइन बन गया। अब आयनिक बॉन्ड में भी कुछ परसेंट कोवलेंट करैक्टर आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि केटाइन जो है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है, उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, और जितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर देगा, अपनी साइड को खींच लेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो सॉर्ट ऑफ शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन दिस एंड दिस। तो जितनी ज़्यादा शेयरिंग होगी उतना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर हो जाएगा। तो कौन सा केटाइन कितना अच्छी तरह से पोलराइज कर सकता है और कौन सा एनाइन अच्छी तरह से पोलराइज हो सकता है, दैट कैन बी नोन फ्रॉम द फजान्स रूल्स। फजान्स रूल्स कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट, स्मॉलर द साइज ऑफ केटाइन, smaller the size of cation, more will be its polarizing power. Smaller the size of the cation, more will be its polarizing power. जितना छोटा केटाइन उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उस पर, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उतना ज़्यादा वो अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनाइन के डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो वी कैन से दैट स्मॉलर द साइज ऑफ द केटाइन, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। सेकेंड पॉइंट, लार्जर द साइज ऑफ एनाइन, जितना बड़ा एनाइन होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, मोर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी। मतलब जितना बड़ा एनाइन होगा उसकी पोलराइज होने की टेंडेंसी बाय द केटाइन उतनी ही ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट,
जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटाइंस पे भी और एनाइंस पे भी, उनकी पोलराइजेशन पावर कैटाइन की उतनी ज्यादा होगी और उतनी ही ज्यादा एनाइन की पोलराइजेबिलिटी होगी। तो लार्जर दी charge, larger the magnitude of the charge on the ions, larger the charge या larger the magnitude of the charges on the ions, more will be the covalent character, उतनी ज़्यादा polarizing power होगी cation की, उतनी ही ज़्यादा polarizability होगी anion की। And next point is अगर कैटाइन का 18 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है, लास्ट वाली स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कहते हैं इसको, 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है लास्ट शेल की, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर कोई कैटाइन ऐसा है जिसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली है। जैसे वी हैव CuCl में कॉपर पॉजिटिव एंड NaCl में वी हैव Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन क्या आती है 2 8, कॉपर पॉजिटिव की क्या आती है आर्गन, देन वी हैव एक लूज किया है कॉपर ने, वैसे 3d10 और 4s1 है तो एक लूज कर दिया तो 3d10 कन्फिग्रेशन ओनली, 3d10 कन्फिग्रेशन ओनली। तो इसमें देखिए इसकी पोलराइजिंग पावर इस कॉपर पॉजिटिव की ज्यादा क्यों होगी, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा इसलिए होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑर्बिटल्स की डिफ्यूज्ड शेप्स होती हैं और उनकी डिफ्यूज शेप होने की वजह से वो न्यूक्लियस को उतनी अच्छी तरह से शील्ड नहीं करते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा इस केस में कॉपर पॉजिटिव में दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ Na positive. So because of the presence of D10 configuration इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी कॉपर पॉजिटिव की। तो अगर लास्ट शेल में देखें तो इट हैज़ वैसे पूरे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d10 है, 3s2 है, 3p6 इज ऑल्सो देयर, तो पोलराइजिंग पावर विल बी मोर इन दिस केस कॉपर पॉजिटिव में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जिनकी डिफ्यूज शेप्स होती हैं, ड्यू टू डिफ्यूज शेप्स वो उतनी अच्छी तरह से न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ Na पॉजिटिव। तो किसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, इसमें कॉपर पॉजिटिव में कह रहा हूँ 18 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी कॉपर पॉजिटिव की एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। तो ये इसकी डिस्टॉर्ट करने की कैपेसिटी Cl नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो दैट मींस इसमें Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ जाएगा ज्यादा, इसमें उतना ज्यादा इस साइड को नहीं आ पाएगा, तो Cl नेगेटिव होगा और Na पॉजिटिव होगा, प्योरली आयनिक होगा, ऑलमोस्ट काफी ज्यादा आयनिक करैक्टर होगा NaCl में। लेकिन इन केस ऑफ CuCl क्योंकि डिस्टॉर्शन ज्यादा कर रहा है कॉपर पॉजिटिव, इसलिए इन केस ऑफ CuCl कोवलेंट करैक्टर विल बी मोर एज कंपेयर टू NaCl। कंसेप्ट जो है कोवलेंट बॉन्ड का ये कहता है कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में तो उनके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तभी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उन दो एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं विच आर हाफ फिल्ड वो आपस में ओवरलैप करते हैं तभी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सेकेंड पॉइंट, जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एट द टाइम ऑफ ओवरलैप दे शुड हैव अपोजिट स्पिन्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अपोजिट स्पिन्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है कि जो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ है दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कुछ डिस्कस करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे वी हैव F2, कैसे ऑर्बिटल कंसेप्ट कैसे कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड बना है। इसमें F का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 9 है एटॉमिक नंबर, तो वी हैव 1s2 2s2 एंड 2p5 like this, 1s2 2s2
एंड 2p5। ये एक F है और दूसरा F जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल इस F के साथ ओवरलैप करेगा 1s2 2s2 एंड 2p5। जो ओवरलैपिंग होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसका अगर स्पिन ऐसे को है, इसका अपोजिट होना चाहिए एंड दे विल ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म F2। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, दे शुड हैव अपोजिट स्पिन्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उनके। सेकेंड है जैसे ऑक्सीजन, वी हैव O2, the atomic number is 8, 1s2 2s2 and 2p4। like this। और दूसरा ऑक्सीजन एटम तो जो इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे आपस में, दे शुड हैव अपोजिट स्पिन्स लाइक दिस एंड लाइक दिस। अपोजिट स्पिन्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे और डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है इन केस ऑफ O2। एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो दो तरह से ओवरलैप कर सकते हैं और दो तरह के बॉन्ड्स बन सकते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। For example, we have 1s atomic orbital and 1s atomic orbital, और ऐसे करके ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा हो गया? ऐसे करके ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और इस तरह से अगर ये एक दूसरे के नजदीक आए और ओवरलैप कर जाएं एक दूसरे के साथ, द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्ड, द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज अ सिग्मा बॉन्ड। तो एस ओवरलैप में, sp ओवरलैप में, like this will also be a sigma bond। then pp overlap, अगर ये एक्सिस ऐसे को जो ले रहा हूं मैं, दैट इज z एक्सिस, तो pz जो है, pz एंड pz ऐसे को जब ओवरलैप करेंगे along the z एक्सिस, तो टाइप ऑफ बॉन्ड विल ऑल्सो बी कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो उनके न्यूक्लियाई हैं उसके अलोंग, उनकी लाइन, उनके न्यूक्लियाई को जो ज्वाइन करती हुई लाइन है उसके अलोंग अगर ओवरलैप कर जाए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। SS, SP एंड PP, दीज आर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। तो मैंने कहा स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्मा बॉन्ड या स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। अब इसमें देखें तो SS का जो स्ट्रेंथ है दैट इज मोर एज कंपेयर टू SP, दैट इज मोर एज कंपेयर टू PP, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इन केस ऑफ SS ओवरलैप ज्यादा है एज कंपेयर टू SP, एज कंपेयर टू PP ओवरलैप। सेकेंड टाइप जो है दैट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तब बनते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैप करें, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लेटरल ओवरलैप। साइड वाइज ओवरलैपिंग जब करते हैं तो टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल P एंड P लाइक दिस, ऐसे साइड वाइज अगर ओवरलैप करें तो टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज पाई बॉन्ड। माइंड इट कि पाई बॉन्ड तभी बनता है जब ऑलरेडी उन एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हो। इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स स्ट्रेंथ। तो सिग्मा बॉन्ड्स में तो आपस में मैंने बताया SS की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू SP, एज कंपेयर टू PP, और सिग्मा और पाई को कंपेयर किया जाए तो सिग्मा बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ इज मोर एज कंपेयर टू दोज ऑफ पाई बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स तभी बनते हैं अगर ऑलरेडी एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं
ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, वो अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सिमिलर एनर्जीज और इक्विवेलेंट एनर्जीज और इक्विवेलेंट शेप्स वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है एनर्जीज की, किसके बीच में? ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जिनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, उनके बीच में जब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप्स वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल लूंगा मैं, उसके हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा आपको हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। सबसे पहले CH4 का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, CH4 मीथेन। कार्बन जो है सेंट्रल एटम, उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा सबसे पहले। कार्बन ग्राउंड स्टेट, तो कार्बन इन ग्राउंड स्टेट इज 1s2 2s2 and 2p2. This is the ground state configuration of carbon. तो हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले इट विल गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट, वन एस टू, 2s2 में एक रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक जंप ओवर कर जाएगा आगे इस तरह से। और जब CH4 बनना है, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन है, वो एक एक करके यहां लगेंगे, लेकिन वो होने से पहले एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप्स के ऑर्बिटल्स बनाएंगे, विच आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनकी इक्विवेलेंट शेप होगी, इक्विवेलेंट एनर्जी होगी। तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, 4 हैं टोटल ऑल इन ऑल। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप, आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। सो ये प्रोसेस जिसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, जैसे 2s और 2p वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, वो आपस में अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद करने के बाद इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। दैट फिनोमिनन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गेटिंग हाइब्रिडाइज्ड, गेटिंग इंटरमिक्स्ड। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एक एक करके CH4 के केस में एक एक इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, यहाँ पे सारों में एक एक इलेक्ट्रॉन CH हाइड्रोजन से आएगा और दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CH4। पर जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे बनेंगे, देखिए। तो इनका जो डिस्पोजिशन है स्पेस में, बीच में कार्बन, तो हाइब्रिडाइज जो हुए हैं इनका जो डिस्पोजिशन है स्पेस में 109 डिग्री 28 मिनट्स पे हैं। ये 3D में है, एक ऐसे को आपकी तरफ को है, एक ऐसे को पीछे को है, एक लोब पीछे को है, एक ऊपर को है। और CH4 का देखें तो एक एक 1s ऑर्बिटल जो आ रहा है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन से आ रहा है, दिस इज CH4। और दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अंदर वाले जो मैंने बनाए थे पहले, देवर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। Next we come to, this was first case sp3 hybridization, second is sp2 hybridization. sp2 hybridization, एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एग्जांपल है जैसे एल्कीन्स के केस में, एल्कीन्स में जितने भी कार्बन एटम्स हैं, एल्कीन्स में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। I'll take the example of ethene. ethene तो होगा यही, देखिए, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट,
1s2, 2s2 and 2p2. This is carbon in ground state configuration. Carbon in excited state, वन एस टू, यहां पे एक रह जाएगा, आगे 3 p में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होनी है उस कार्बन का क्या होना है, एक s और 2p ऑर्बिटल जो हैं ये इंटरमिक्स हो जाएंगे और इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। एक जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दैट विल रिमेन इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इन केस ऑफ एल्कीन्स के जो कार्बन है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें देखिए जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसमें 3 लोब्स होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे बिकॉज एक s और 2 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, सॉरी इंटरमिक्स हो रहे हैं, इसलिए जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो sp2 में देखिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे, उसकी शेप क्या होती है, लाइक दिस 120 डिग्री पे होंगे सारे ये आपस में, और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऐसे डॉटेड ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 लोब्स हैं इसमें, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये वाला डॉटेड। तो ये वाला कार्बन मैंने शो किया पहले, ये वाला कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन विल आल्सो बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगले कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ऐसे ओवरलैप कर जाएगा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बॉन्ड और यहां पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑन दिस कार्बन आल्सो। अब इधर को एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ये वाला, ये 2 सिग्मा, तीसरा सिग्मा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है, इधर को भी एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, दिस इज आल्सो सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, और ये है पाई ऑर्बिटल, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ऑन ईच कार्बन एटम इन एल्कीन वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, लेटरल ओवरलैप होगा उनका, एंड दिस इज पाई बॉन्ड। ये 2 नहीं है पाई, ये सिंगल पाई है एक पाई, दिस एंड दिस, एंड दिस इज सिग्मा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन्स कैसे हैं देखिए, एक सिग्मा ये वाला, एक पाई ये वाला, इस साइड को एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। तो ये दोनों कार्बन जो हैं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, अपनी एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और एनर्जीज रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप्स के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं, दैट इज नोन एज sp2 hybridization।